Hello everyone, my name is Shyam Kishore and I welcome you all on my official YouTube channel of Aspirants About S&S Aviators. तो guys, you all are in fact aviators. You have to aviate. Aviators का मतलब क्या होता है ना? Aviators का मतलब होता है कि जो उड़ सके, जैसे हम जो बर्ड्स होती हैं वो एविएटर्स होते हैं। थोड़ा सा इससे इसलिए शुरू कर रहा हूँ क्योंकि बार बार आप इस चैनल को एक्सेस करते हो। ये जो चैनल का मेरा जो नाम है वहां से भी आपके अंदर एक हैबिचुअल आप होने चाहिए इस चीज के कि जब भी आप कोई नया वर्ड देखो तो आप उसको सर्च करो। ऐसा मैं क्यों यहां से आज शुरू कर रहा हूँ। एबोर्ड वर्ड का मीनिंग आप में से बहुत लोगों को पता नहीं होगा और शायद ये भी नहीं पता होगा कि एबोर्ड और एडोब में क्या डिफरेंस होता है ना। तो आज से हम एक प्रॉपर लेक्चर शुरू कर रहे हैं, एक प्रॉपर क्लास शुरू कर रहे हैं। जैसा कि ये क्लास कहीं भी होता है जब आप ऑफलाइन कहीं पढ़ने जाते हो या पहले जाते रहे होगे लॉकडाउन से पहले, तो आप क्लास में जाते हो, टीचर आते हैं, टीचर उस सब्जेक्ट की क्लास लेते हैं 1 आवर या 1.5 आवर जितने की भी क्लास होती है, एंड आफ्टर दैट वो आपको कुछ टास्क देते हैं और एंड यू आर रिक्वायर्ड टू अकॉम्प्लिश दैट टास्क, है ना। तो बिल्कुल वैसे ही हम लोग शुरू करेंगे। मैं आपको पहले एक लेक्चर पूरा पढ़ाऊंगा, ठीक है, उसके बेसिस पे क्विज कराऊंगा जो टेलीग्राम का हमारा ग्रुप है वहां पे। अभी तक अगर आप लोगों ने उस ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, और कुछ लोगों की ये कंप्लेन आई थी कि सर वो जो लिंक आप अपने डिस्क्रिप्शन में देते हैं वो क्लिकेबल नहीं है, हम लोग को वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग स्पेशली, है ना, स्पेशली जो लोग बिल्कुल क्विज देना चाहते हैं, ऑब्वियसली आपको क्विज देना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप इसको सर्च कर सकते हैं, इस चैनल को टेलीग्राम पे सर्च वाले ऑप्शन में जाके आप इसको टाइप कर सकते हैं t.me/aspirantsupport। आप यहां से डायरेक्टली हम हमारे चैनल तक पहुंच जाएंगे। तो गाइस ये सब बातें आपको, ये जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका मतलब क्या होता है और इसमें डिफरेंस क्या है। अब आपको एक मैं हैबिट में लाना चाहता हूं कि आपके पास हमेशा एक काम हो और उस काम के प्रति तत्पर हो आप, और आप क्या करें उसका जो भी कुछ कुछ ना कुछ आपको खुद से भी करते रहना है। इसलिए मैंने इसकी बात की। तो भाई आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं अपनी पूरी क्लास। द वेरी फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस द इंटायर सिलेबस। जो हमारा सिलेबस है वो क्या है, क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है, क्या क्या चीजें नहीं पढ़नी है, कैसे पढ़ना है, एक ब्लूप्रिंट जैसे जिसको बोलते हैं कि एक खाका तैयार करना, ब्लूप्रिंट एक बनाना है। तो वहां से हम लोग चीजों को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं, है ना। वो बात आप समझे बिना इंग्लिश को नहीं समझ सकते। आपका माइंड मेकअप होना चाहिए, एक एटीट्यूड होना चाहिए। जैसे अगर मान लो किसी को फिजिक्स पढ़ना है ना। कोई कोई लड़का है, कोई स्टूडेंट है, फिजिक्स पढ़ना है उसको, और उसका मन कहे कि नहीं भाई मैं हर चीज को याद करूंगा, मैं समझूंगा कुछ भी नहीं, मैं सब कुछ याद कर लूंगा, जितना भी आएगा सब कुछ याद कर लूंगा। तो क्या आपको लगता है कि वो फिजिक्स पढ़ पाएगा? बिल्कुल नहीं। क्योंकि फिजिक्स में याद करने वाली चीजें बहुत कम है, बहुत कम, समझने वाली चीजें बहुत ज्यादा है। एक एक F=ma पे पूरा मैकेनिक्स घूम रहा है भाई। तो समझो याद करने वाला तो बस एक फॉर्मूला था F=, बाकी हर प्रॉब्लम है यही फॉर्मूला लगना है फाइनली उसमें, बट कैसे लगाना है ये आपको समझना है। तो याद करके फिजिक्स नहीं पढ़ी जा सकती। ठीक उसी तरह से समझ के कोई इतिहास नहीं पढ़ सकता। अब कोई कहे कि भाई हिस्ट्री पढ़ना है और वो उसको कोई बताए कि भाई बाबर का लड़का जो है हुमायूं था, तो वो कहे नहीं उनको समझा दीजिए एक बार, भाई समझाने से क्या अलग हो जाएगा बोलो। तो हिस्ट्री पढ़ना है तो आपको याद ही करना है, फिजिक्स पढ़ना है तो आपको समझना ही है ना। याद करने वाली चीज को समझ नहीं सकते, समझने वाली चीज को याद नहीं कर सकते, दोनों अलग अलग बातें हैं, है ना। इसलिए कभी भी ऐसा मत सोचिए कि मैं तो सिर्फ साइंस ही पढ़ूंगा, है ना, कि मैं सिर्फ समझ सकता हूं। साइंस में भी आप बायोलॉजी में समझते हैं कि याद करते हैं? आप मुझे बताओ क्या समझते हो आप, है ना। आप चीजों को याद करते हैं। अगर फिजिक्स है तो आप समझने पे ज्यादा फोकस करते हो। हाँ, समझ के याद करने के लिए ट्रिक्स बनाई जाती हैं, वो याद करने में हेल्प करती है, वो बात अलग है ना। तो मैं आपसे सबसे पहले आपका एक माइंड मेकअप होना चाहिए। हम लोग एक लैंग्वेज पढ़ने वाले हैं और इस लैंग्वेज में इसके जो हम ग्रामर पढ़ने वाले हैं, ग्रामर में आपको कुछ चीजें समझनी भी पड़ेंगी और कुछ चीजें याद भी करनी पड़ेंगी। अगर आपको मैं बताऊं कि प्रीपोजिशन के चैप्टर में आप कहेंगे सर समझा दीजिए कि इसके बाद ओवर कैसे लगा, तो भाई मैं समझा नहीं पाऊंगा, नहीं समझने वाली बात है, याद कर लो ओवर लगेगा, है ना। लेकिन सिंटैक्स चैप्टर में याद करने से ज्यादा समझने वाली बात है कि इस सब्जेक्ट के साथ ये वर्ब कैसे लगा। तो कुछ समझने वाली बात है, कुछ याद करने वाली बात है। किसको समझना है किसको याद करना है ये मैं आपको बताऊंगा। आप बस मेरे ऊपर भरोसा रखिए और मेरे साथ चलिए, आपका पूरा काम हो जाएगा। क्लियर है गाइस? ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमारा जो पूरा का पूरा सिलेबस है वो क्या है। जो हमारी कंप्लीट इंग्लिश की स्टडी है
है ना। और दूसरी एक और चीज मैं आपको बता दूं कि मैं आपको बिल्कुल किताब लिखना नहीं बताऊंगा कि ग्रामर की एक दूसरी किताब आप लिख दें, है ना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जो हमारा कंप्लीट इंग्लिश का सिलेबस है उसको हम 3 टाइप में बांट सकते हैं। एक हमारा ग्रामर सेक्शन है, सेकेंड जो है वो वोकैबुलरी सेक्शन है, और जो थर्ड है सी, वो हमारा रीडिंग सेक्शन है। तो जो भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप चाहे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप एसएससी की कर रहे हो, बैंक की कर रहे हो, सीडीएस की कर रहे हो, सीपीओ की कर रहे हो, क्लैट की कर रहे हो, एमबीए एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की कर रहे हो, जो ग्रेजुएट लेवल या फिर इंटर लेवल जो बहुत पॉपुलर एग्जाम्स है इंडिया में, है ना, तो इन सब एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इंग्लिश में जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो इसी 3 टॉपिक में से होंगे, इसी 3 एरिया में से होंगे। ग्रामर जो हमारी कंप्लीट ग्रामर है। अब देखिए वोकैबुलरी में 4 तरह के क्वेश्चन होते हैं। सिनोनिम पूछा जाता है, एंटोनिम पूछा जाता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जाता है ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे जाते हैं, एंड द लास्ट वन इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछे जाते हैं। क्योंकि मैं ग्रामर स्टार्ट कर रहा हूं इसलिए पहले इन दोनों को बता के मैं ग्रामर को फ्रेश स्टार्ट करना चाहूंगा। इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछे जाते हैं। तो ये 4 तरह के क्वेश्चन आपसे वोकैबुलरी में पूछे जाते हैं। एंड रीडिंग सेक्शन, मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो रीडिंग सेक्शन है लास्ट में क्यों लिखा गया है, इसका रीजन है जब ये दोनों मिलते हैं ना तो ये बन जाता है। मतलब कि इफ यू आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ रीडिंग सेक्शन, you must be very good in grammar and you must be very good in vocabulary as well. तो reading section is nothing but a proper combination of grammar section and vocabulary section. आपकी ग्रामर भी अच्छी होनी चाहिए और वोकैब भी अच्छी होनी चाहिए, तो आप रीडिंग का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। रीडिंग में हमारे क्या क्या टॉपिक होते हैं, देखो बेटा, सबसे पहले तो पैसेज, जिसको हम कॉम्प्रिहेंशन भी कहते हैं या पैराग्राफ भी बोलते हैं, अलग अलग तरीके से भाई, अलग अलग एग्जाम, बैंक के एग्जाम में तो बहुत क्रिएटिव हो गए हैं आजकल। बैंक के जो पेपर सेट करने वाले हैं वो लोग बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो चुके हैं। एक ऐसा क्वेश्चन आता है कि 2-3 पैराग्राफ आपको दे दिया जाएगा और हर पैराग्राफ से अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर फाइनली आपसे एक ये भी क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है कि इन दोनों पैराग्राफ को ऐड करने वाला सेंटेंस बताओ, कनेक्टर बोलते हैं उसको। तो कनेक्टर्स पूछे जाते हैं, जनरली ये बैंक में पूछा जाता है, एसएससी में नहीं आता है ना। बहुत अच्छा सवाल होता है। ये सब जो नए तरीके के क्वेश्चंस बैंक में पूछने स्टार्ट किए गए, वो कैट से इंस्पायर है। वो लोग जो कैट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, वहां से वो लोग इंस्पायर है, वहां से क्वेश्चन पूछते हैं। फिर अलग अलग तरीके के फिलर्स पूछे जाते हैं बैंक, एसएससी हर एग्जाम में अलग अलग तरीके के फिलर्स। वन वर्ड फिलर भी होता है कि जैसे एक सेंटेंस है और एक सेंटेंस में एक ब्लैंक है, इस ब्लैंक के लिए 4 या 5 ऑप्शन है, उनमें से कोई एक सबसे अच्छा होगा तो उसके लिए फिलर होगा। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि एक ही सेंटेंस है, 2 ब्लैंक है और दोनों ब्लैंक के लिए 4-4 5-5 ऑप्शन है। ऐसा एसएससी में तो आज तक क्वेश्चन नहीं आया भाई, लेकिन बैंक में ऐसा क्वेश्चन आता है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, बैंक में 3-3 4-4 फिलर भी आ सकते हैं, 4-4 फिलर भी आ सकता है बैंक के एग्जाम में। एक सेंटेंस होगा, 3 या 4 फिल इन द ब्लैंक होंगे, हर फिल इन द ब्लैंक के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग ऑप्शंस होंगे, आपको अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना है। इनफैक्ट जो आप लोग क्लोज टेस्ट बोलते हैं, है ना, वो क्लोज टेस्ट भी एक तरीके का फिलर ही है। एक पूरा पैराग्राफ दिया है, पैराग्राफ में कहीं कहीं पे ब्लैंक है, हर ब्लैंक के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग ऑप्शन से आपको अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना है। बहुत सारे लोग मुझे क्या बोलते हैं कि सर क्लोज टेस्ट मतलब, क्लोज मतलब तो निकट होता है ना, तो निकट वाला ऑप्शन, ऐसा मेरे स्टूडेंट्स हमसे पूछते रहते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि ये क्लोज की जो स्पेलिंग है, जरा देखना, इस क्लोज की स्पेलिंग और ये जो निकट वाला क्लोज जो आप समझते हो उसकी स्पेलिंग में अंतर है। ये क्लोज अलग है और ये जो क्लोज है ये क्लोजर प्रॉपर्टी से बना है, जो मैथ्स में होती है और एंशिएंट ग्रीक सिविलाइजेशन में इसका यूज किया जाता था। तो क्लोज टेस्ट का क्लोजर प्रॉपर्टी से मतलब है, और क्लोजर का मतलब होता है कि कहीं भी अगर कोई फिल इन द ब्लैंक है, कुछ गैप है, तो उसको फिल करने की एक क्षमता होती है, उसको हम क्लोजर एबिलिटी या क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो वहां से क्लोज टेस्ट बना है, क्लियर है। तो इसका क्लोज से कुछ मीनिंग नहीं है, ठीक। तो ये क्लोज टेस्ट हो गया। और क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, तो भाई देखो, रीअरेंजमेंट बहुत पॉपुलर है, बैंक के एग्जाम में बहुत पॉपुलर है ना। बैंक के एग्जाम में, एसएससी में तो अरेंजमेंट बहुत आसान आते हैं भाई, बहुत आसान होते हैं एसएससी के एग्जाम में, बैंक में थोड़े मुश्किल होते हैं, आपको ध्यान रखना होगा। बैंक के एग्जाम वालों के लिए तो बिल्कुल नाइटमेयर से कम नहीं है भाई, बिल्कुल दिमाग हिला देता है एकदम। नेक्स्ट मैं बात करूंगा, अगर रिप्लेसमेंट का चैप्टर होता है, रिप्लेसमेंट के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत आते हैं, हर एग्जाम में आते हैं रिप्लेसमेंट के क्वेश्चंस। और मैं आपको बताऊं, पैराफिलर्स भी पूछे जाते हैं,
पैराफिलस भी होते हैं, कनेक्टर्स भी होते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत अलग अलग तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं, इसका कोई लिमिट नहीं है कि सवाल क्या नए तरीके का बनेगा, लेकिन एक पैटर्न है। एसएससी वाले एक पैटर्न को स्टिक करते हैं, वो जैसे सवाल अब तक आते रहे वैसे ही पूछे जाएंगे आगे। बैंक वाले स्टिक नहीं करते हैं, वो बार बार सवाल को बदलते रहते हैं। क्लियर है? ये हमारा वोकैब का सिलेबस हो गया, ये हमारा रीडिंग का सिलेबस हो गया। आपको क्या लगता है, क्या ये कभी खत्म होगा? ये जिंदगी भर भी पढ़ते रहेंगे ना तो ये सब चीजें खत्म नहीं होने वाली है। ये कभी खत्म नहीं होगा कि क्लोज टेस्ट खत्म हो गया, पैसेज खत्म हो गया, दुनिया में अब कोई पैसेज बचा ही नहीं, सब पढ़ लिया आपने, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ना। सारे के सारे वर्ड्स पढ़ लिए, 20 लाख प्लस वर्ड्स है इंग्लिश लैंग्वेज में। बताओ कितना पढ़ोगी, कितना पढ़ोगी? एक भी आदमी इस अर्थ पे नहीं है जिसको सारे के सारे वर्ड मतलब आते होंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं सर यूरोप और अमेरिका वाले उनकी तो नेटिव लैंग्वेज है, उनको तो सारे वर्ड आते होंगे, आपको जो बताओ कि आपको हिंदी के सारे वर्ड आते हैं? हिंदी का आपको सारा वर्ड आता है? अगर आपको ये गलत फहमी है ना तो प्रेमचंद का एक नॉवल उठा के पढ़ लीजिए, आपको पता लग जाएगा आपको कितना हिंदी का वर्ड आता है। तो कोई भी आदमी इस दुनिया में ऐसा नहीं है जिसको सारे के सारे वर्ड्स आते हैं। और भाई जो बात पॉसिबल नहीं है ना वो जरूरी भी नहीं, मतलब आपको सारे के सारे शब्द याद बिल्कुल भी नहीं करने, ये कभी मत सोचिएगा। सेट ऑफ वर्ड्स है, कुछ हजार ही शब्द हैं जो आपके काम के हैं, उतने आपको आने चाहिए, है ना। उन्हीं शब्दों का एक तरह से जो मैंने वोकैब की पूरी अपनी सीरीज स्टार्ट करी है, वोकैबुलरी लेक्चर 10 तक मैंने आपको पढ़ा चुका हूं, ऐसी बीच बीच पे वोकैब की सीरीज वो चलती रहेगी। आप सारे वर्ड्स एक बार साथ साथ में पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, आपका वोकैब का सेशन अच्छा हो जाएगा। आपका वोकैब का जो आपका थेसॉरस, जो मैं बार बार वर्ड यूज करता हूं थेसॉरस, वो रिच हो जाएगा। क्लियर है गाइस? फिलहाल हम बात करते हैं ग्रामर की। भाई यहां से ये बहुत लोगों का क्या है, एक तरह से वीक पॉइंट है कि भाई यहां पे फंस जाते हैं, सर यहां पे क्या करें, बहुत अच्छी वोकैब है सर, हम तो आईसीएसई से पढ़े हैं सर, हम बचपन से इंग्लिश बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आती हमें, बट यहां आके भाई पूरा निकल जाता है वो, जिसको क्या ही बोलेंगे, आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट, तो ग्रामर में क्या सिलेबस है हमारा, मैं आपको बताऊं। सिलेबस के पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बात समझाना चाहता हूं। देखो मैंने आपको बोला कि 20 लाख प्लस वर्ड हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, ये जितने भी वर्ड्स हैं, चाहे 20 लाख से ज्यादा हो चाहे जितना भी हो भाई, है ना, काउंट किसी ने किए भी नहीं है, तो जितने भी वर्ड्स हैं इन सारे वर्ड्स को अगर मैं अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना चाहूं तो टोटल 8 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं। 8 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब बार बार वो पढ़ते हैं ना कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब क्या, है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब क्या? पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब दुनिया में जितने भी शब्द हैं उनको, उन सारे शब्दों को इन 8 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। यही पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्लियर? यही पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, ध्यान दीजिएगा। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, इट्स नॉट एडजेक्टिव, इट्स एडजेक्टिव, डी इज साइलेंट। नेक्स्ट, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो गाइज मैं अभी क्या करने वाला हूं कि ये जो इंटरजेक्शन मैंने लिखा है इसको मैं अभी ही मिटा देता हूं। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं? क्योंकि हमारे लिए इंटरजेक्शन जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है ना। हम एग्जाम जिन एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हो उनके लिए ये जो हमारे 5 to 7, ये जो 7 हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए, हमें सिर्फ इनसे मतलब है, इनको पहचानना है, इनके रूल्स को समझना है ना, सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझना है, और ऑब्वियसली ग्रामर है तो एक्सेप्शंस भी है, एक्सेप्शंस को भी समझना है। ठीक है, तो ये हमारा एक तरह से बोल सकते हो आप क्या है ग्रामर में, ये हमारे सबसे इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के बेसिस पे सिंटैक्स होता है। तो और हमारे क्या टॉपिक्स हो गए, सिंटैक्स हो गया, सिंटैक्स जिसको हम सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड बोलते हैं। कंकर्ड वर्ड का मतलब एग्रीमेंट होता है। क्लियर? तो ये हमारा एक चैप्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसके अलावे कुछ और सब टॉपिक्स बोल सकते हैं हम। इन्वर्जन होता है ना, इन्वर्जन बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। इन्वर्जन एक कॉन्सेप्ट है ग्रामर के अंदर कि इन्वर्जन का यूज हम कहां कहां पे करते हैं, क्या क्या इससे बेनिफिट है, इन्वर्जन का पर्पस क्या है, क्यों ऐसा किया जाता है ना, तो ये हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद जो आपके एसएससी में वॉइस नरेशन एंड क्वेश्चन टैग,
तो ये तीनों टॉपिक एसएससी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। एंड ऑब्वियसली द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेंस, तो ये भी पढ़ना ही है। एंड एक और जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, आर्टिकल। तो भाई देखो ये टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंटेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊं यहाँ का वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई इंपॉर्टेंट तो सब है, लेकिन ये जो वर्ब है, सिंटेक्स है, टेंस है एंड ये जो वॉइस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 3-4 चैप्टर जो मैंने मार्क किए हैं, अलग से डबल टिक किया है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी भी वॉइस ये मत समझना कि भाई वॉइस का सिर्फ उतना ही मतलब होता है कि चेंज इनटू पैसिव या चेंज इनटू एक्टिव, सिर्फ इतना मतलब नहीं होता है। वो जो एक क्वेश्चंस होते हैं कि चेंज इनटू पैसिव वॉइस या चेंज इनटू एक्टिव वॉइस, ठीक है, तो वो एसएससी में पूछा जाता है, लेकिन वॉइस का एप्लीकेशन किसी भी एग्जाम में आ सकता है। एक सेंटेंस जिसको पैसिव वॉइस में होना चाहिए था, लेकिन वो सेंटेंस गलती से एक्टिव में लिखा हुआ है, तो वो एक एरोनियस सेंटेंस है और उसमें आपको एरर को फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर वो एक्टिव में होना चाहिए तो उसका स्ट्रक्चर भी एक्टिव में होना चाहिए। एक्टिव पैसिव मीनिंग से होता है, समझ रहे मेरी बात? स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्यों आता है? क्योंकि मीनिंग में डिफरेंस है, समझ रहे हैं? तो इन सारी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे, ये हमारा पूरा ग्रामर का सिलेबस है एक तरह से हम कह सकते हैं, और इन सारे टॉपिक्स को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली। और देखो एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, हो सकता है कि मेरा जो सीक्वेंस हो, मेरा ग्रामर पढ़ाने का जो सीक्वेंस हो, वो किसी बुक के सीक्वेंस से मैच नहीं करे, लेकिन हाँ जितने भी पॉइंट्स है, जो टॉपिक्स है, जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, रूल है, एक्सेप्शन है, वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है आपको। क्लियर है भाई? दूसरी चीज देखो, हम लोग ग्रामर जहां से स्टार्ट करने वाले हैं, जहां से हम लोग ग्रामर स्टार्ट करेंगे, ध्यान दीजिएगा, हम लोग ग्रामर शुरू करेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच से। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। नाउ आप कहेंगे कि आइडेंटिफिकेशन क्यों जरूरी है सर? मैं बता रहा हूं एग्जांपल, क्यों जरूरी है आइडेंटिफिकेशन। देखो मैंने आपको बोला कि एक रूल है कि सबसे पहले किसी नाउन को क्वालिफाई करने के लिए उसके पहले हम एडजेक्टिव लगाते हैं, एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब लगाते हैं, और अगर इन द केस आर्टिकल की जरूरत है वहां पे, इफ आर्टिकल इज नेसेसरी, तो आर्टिकल हम एडवर्ब के पहले लगाते हैं, एडजेक्टिव या एडवर्ब के बीच में नहीं लगाते, या एडजेक्टिव और नाउन के बीच में भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। कुछ एक्सेप्शंस है, लेकिन जनरल रूल यही है। ठीक है, ये एक जनरल रूल हो गया, एक स्ट्रक्चर हो गया, जैसे कि बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो ये एक जनरल स्ट्रक्चर है ना। अब मुझे एक बात बताओ, आपको ये स्ट्रक्चर याद है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको ये पता ही नहीं है कि ये जो वर्ड लिखा हुआ है, ये वर्ड क्या है, नाउन है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। तो इस स्ट्रक्चर को याद करने का क्या बेनिफिट हुआ, आप मुझे बताइए, क्या कोई बेनिफिट हुआ? नहीं। देखो मैं आपको बताऊं, सबसे पहली जो चीज इंपॉर्टेंट है ना, इससे ग्रामर के जो भी रूल्स हैं, जो स्ट्रक्चर है, उसको समझने में आपको हेल्प होगी। वो काम ये है कि हमको आइडेंटिफाई करना है कि ये जो गिवन वर्ड है, ये कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच को बिलोंग करता है। कोई भी वर्ड मैंने लिखा, कोई भी, मैंने वर्ड लिखा टेम्परेट, मीनिंग पता है, वेरी गुड, सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मीनिंग आपको पता है, लेकिन ये क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच में? नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, क्या है ना? ऑब्वियसली इसको प्रीपोजिशन कंजंक्शन तो कोई नहीं बोलेगा, है ना। नाउन भी नहीं है, चलो समझ, मतलब कि मेरे कहने का मतलब ये है कि नाम नहीं है तो आपको ये भी समझ में आता है कि चलो नाउन नहीं होगा या वर्ब नहीं होगा, मान लो ऐसा बोलते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं कि अगर आपको ये नहीं पता होगा, जनरली कंफ्यूजन जिसमें होती है, नाउन एडजेक्टिव में बहुत कंफ्यूजन है, कुछ वर्ड्स में एडजेक्टिव एडवर्ब में बहुत कंफ्यूजन है ना। जैसे जनरली आदमी क्या याद रखता है कि लास्ट में एलवाई लगा है तो ये वर्ड एडवर्ब होगा, बट मैं आपको एक वर्ड बता रहा हूं, कावर्डली, तो आप क्या कहेंगे कि एडवर्ब है? नहीं भाई, ये एडजेक्टिव है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो आपको समझना पड़ेगा हर वर्ड का मीनिंग से पहले। क्यों मैं कह रहा हूं? अरे तुम एक चीज को समझो, कोई भी वर्ड मान लो, कोई भी, जैसे पुअर, पुअर का मीनिंग पता है आपको, लेकिन आप डिक्शनरी एक बार कभी खोल के देखा आपने? डिक्शनरी आपने सर्च किया, पुअर का मीनिंग बाद में लिखा रहता है, सबसे पहले ये लिखा रहता है कि वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, ब्रैकेट में, है ना। आपने ब्रैकेट में डिक्शनरी में ऐसे एडीवी ऐसे लिखा हुआ जरूर देखा होगा, है ना, ऐसे वर्ब लिखा हुआ जरूर देखा होगा। क्या मतलब, क्यों लिखते हैं, क्यों ये पहले लिखा हुआ है मीनिंग के? क्योंकि ये ज्यादा जरूरी है मीनिंग से। मेरी बात समझे कि नहीं? क्यों? क्योंकि सब वर्ड का मीनिंग पता होना जरूरी नहीं है, लेकिन लगभग हर वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच पता कर लेना ये जो है पॉसिबल है। हर वर्ड का मीनिंग याद करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हर वर्ड का कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच याद करना या समझ जाना ये एक तरह से पॉसिबल है।
समझ रहे हैं मेरी बात? तो उसके लिए कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ शॉर्टकट्स हैं, कुछ एक तरह से उसका तरीका है, उसको जरा ध्यान से हम लोग समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो हमारा सबसे पहला तरीका है वो क्या है भाई? यहीं से समझ लो कि यहां से वी आर स्टार्टिंग ग्रामर, है ना? हम लोग ग्रामर स्टार्ट कर रहे हैं यहां से, ठीक? द वेरी फर्स्ट थिंग वी हैव टू आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड आवर वेरी फर्स्ट वे ऑफ डूइंग दैट इज विद द हेल्प ऑफ सफिक्स। सफिक्स की हेल्प से हम ऐसा करेंगे। किसकी हेल्प से करेंगे? सफिक्स की हेल्प से हम ऐसा करेंगे। क्लियर है भाई? सफिक्स क्या होता है? तो प्रत्यय बोलते हैं इसको, हिंदी में प्रत्यय बोलते हैं, जो एक वर्ड के बाद में लगा हो, जो एक वर्ड के बाद में लगा हो उसको। जैसे अगर किसी वर्ड के लास्ट में, बहुत ध्यान से रटना है सब कुछ भाई, रट लेना है, बिल्कुल याद कर लो। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, मैंने शुरू में ये बात समझाया था, आपको ये सारी के सारे याद होने चाहिए। ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर किसी वर्ड के लास्ट में ISM इज्म आ जाए, अगर किसी वर्ड के लास्ट में MENT, अगर किसी वर्ड के लास्ट में TUDE, अगर किसी वर्ड के लास्ट में ITY, अगर किसी वर्ड के लास्ट में NESS, NCE, ठीक है? अगर किसी वर्ड के लास्ट में ये सारी चीजें आती हैं, और ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे, एक दो नहीं मिलेंगे, बहुत सारे मिलेंगे। अगर किसी वर्ड के लास्ट में ISM आता है, MENT आता है, जैसे ISM मतलब टेररिज्म, कम्युनिज्म, है ना? बहुत सारे वर्ड्स हैं भाई, है ना? जैसे किसी वर्ड के लास्ट में TION आता है, जिसको हम प्रोनाउंस करते हैं सन की तरह, इंस्टीट्यूशन, है ना? सॉलिट्यूड, टेम्परामेंट, और भी कैन से हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे कि with the help of suffix, है ना? with the help of suffix we can identify whether a word is noun or not with the help of suffix. Obviously for not all the nouns there, but for most of them, जो ज्यादा से मतलब बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनके लास्ट में ऐसा आपको देखने को मिलेगा, और ऐसा दिखेगा तो आप एकदम आंख मूंद के कह सकते हो कि ये जो वर्ड है वो क्या है, बोलो नाउन है। क्लियर है कि नहीं? बोलो क्या क्या वर्ड है, बिल्कुल रट जाना है भाई, याद कर जाना। मैंने पहले ही आपको समझने और याद करने की क्या जरूरत है उसको मैं पहले बता चुका हूं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर लास्ट में ISM है, अगर लास्ट में MENT है, TUDE है, ITY इंटीग्रिटी, फॉर एग्जांपल नेस, केयरलेसनेस, NCE, कोहेरेंस, TION, ऐसे तो बहुत सारे वर्ड्स हैं, इंस्टीट्यूशन, है ना? बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं। क्लियर है? ओके गाइस, तो ये हमारा नाउन का हो गया, ठीक है? ये नाउन के लिए। नाउ ऐसे ही एडजेक्टिव के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होती है ना, वो कंफ्यूजन एडजेक्टिव और नाउन के बीच में होती है। तो मैं आपको बताने वाला हूं अब कि एडजेक्टिव का कौन से उसके पॉपुलर सफिक्स हैं, ठीक है? सो एडजेक्टिव के लिए मैं आपको बताऊं, अगर किसी वर्ड के लास्ट में IC लगा है, CAL लगा है, OUS लगा है, ABLE, FUL एंड ENT, है ना? ये सारे के सारे अगर किसी वर्ड के लास्ट में लगे हैं, है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? बोलो एडजेक्टिव बोलेंगे। ये सारे के सारे वर्ड्स क्या हो जाएंगे? आपके एडजेक्टिव हो जाएंगे। हो सकता है एक दो और हो, बट इतने में आपका काम चल जाएगा। IC हेक्टिक, CAL, है ना? जैसे इथिकल, अनइथिकल, OUS, है ना? OUS बहुत सारे वर्ड्स के लास्ट में होता है। ABLE, है ना? कैपेबल, फुल, ब्यूटीफुल, ENT, जैसे कोहेरेंस, NCE तो नाउन है। कोहेरेंट, ये देखो कोहेरेंस क्या है? NCE नाउन है, और कोहेरेंट बोलूं तो क्या है? एडजेक्टिव है। समझ रहे मेरी बात? तो इस तरह से हम एडजेक्टिव डिसाइड कर सकते हैं। IC, CAL, OUS, ABLE, है ना? LESS, लेस, यानी केयरलेस जब बोलेंगे तो केयरलेस एडजेक्टिव की तरह यूज होगा, लेकिन वही अगर हम केयरलेसनेस बोल दें तो केयरलेसनेस किसकी तरह यूज होगा? नाउन की तरह यूज होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये सारे इसके सफिक्स हैं, IC, CAL, OUS, ABLE, FUL, ENT, LESS, है ना? ये सारे के सारे अगर सफिक्स दिख रहे हैं तो ये एडजेक्टिव है। ये सारे के सारे अगर दिख रहे हैं ISM, MENT, TUD, ITY, NESS, NCE और TION, तो ये सारे क्या है? नाउन है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? ये बिल्कुल याद करके रखना। इसका क्या फायदा होगा आपको अंदाजा नहीं है, मैं आपको बाद में बताऊंगा, आपको खुद पता चलेगा कितना फायदा है इसका। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट देखिएगा, हम जरा ध्यान देते हैं यहाँ पे 99.99% अगर किसी वर्ड के लास्ट में LY है, क्योंकि इसका एक्सेप्शन भी है, इसलिए मैं आपको बताऊं 99.99% ये LY अगर लगा है तो वर्ड क्या है? एडवर्ब है।
अब सेंटेंस में एडवर्ब का जो भी स्ट्रक्चर आपको याद है, अगर एल वाई लगा है तो आपको उसको वहीं पर रखने की जरूरत होगी, अगर वो अपनी जगह पे नहीं है तो प्रॉब्लम है। भाई देखो, एडवर्ब चैप्टर जब स्टार्ट करते हैं ना हम लोग, जब मैं आपको एडवर्ब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले पोजीशन कहां होना चाहिए, वर्ब को क्वालिफाई करेगा तो बाद में होना चाहिए, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा तो पहले होना चाहिए। ये सब रूल का क्या मतलब हुआ, फायदा क्या हुआ अगर पहचानते ही नहीं हो कि एडवर्ब कौन सा है। एल वाई लगा हो तो 99.99% क्या होगा, एडवर्ब होगा। क्लियर है? नेक्स्ट बस एक छोटा सा और है, ये भी आप ध्यान रखिए कि अगर सेंटेंस के लास्ट में ISC या IZE लगा हो तो ये भी एक तरीके से हमारा क्या होता है, ये भी ये हमारा क्या होता है, वर्ब होता है। क्लियर? बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके लास्ट में ISE लगाना और ZE लगाना दोनों ही सही माना जाता है। सिंपैथाइज, है ना, कॉन्सेप्चुअलाइज, ठीक है, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं कि दोनों ही स्पेलिंग सही होता है, बट ZE वाला स्पेलिंग जो है वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, मतलब ZE वाला स्पेलिंग स्टैंडर्ड होता है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। सिंथेसाइज, तो सिंथेसाइज आप कैसे लिख सकते हैं, आप देखेंगे कई बार ये स्पेलिंग या कई बार ये स्पेलिंग, ज्यादातर केसेस में आपको क्या मिलेगा, SIZE वाला स्पेलिंग मिलेगा, है ना, IZE वाला। तो ZE वाला स्पेलिंग स्टैंडर्ड होता है, बट अगर ऐसा आपको देखने को मिल रहा है तो वो 100% एक वर्ब है। समझ में आया भाई, वो 100% क्या है, बोलो, एक वर्ब है। क्लियर है? ये हमारा पहला तरीका हुआ जिसकी हेल्प से हम 3 तरीके मैं आपको बताऊंगा। पहला तरीका ये है कि आप इस तरीके से बता सकते हैं कि जो हमारा गिवन वर्ड है ना, ये हमारा वर्ड नाउन है या एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब है। बाकी में कोई कंफ्यूजन नहीं है। प्रोनाउन में क्या कंफ्यूजन है ना, ही, शी, इट, दे, है ना, वी, अस, तो ये सारे प्रोनाउन है। प्रोनाउन को तो पहचानने की जरूरत नहीं हो, तो याद रहता है आदमी को। प्रीपोजिशन, कंजंक्शन भी ओके है। जो कंफ्यूजन है वो नाउन और एडजेक्टिव में है सबसे ज्यादा, और थोड़ा एडवर्ब और वर्ब, वो याद रखना है। समझ में आया कि नहीं, बोलो। क्लियर है? अब हम अपने दूसरे तरीके की बात करते हैं कि आखिर हमारे पास एक और क्या तरीका है जिसकी वजह से हम निकाल सकते हैं, है ना, कि ये गिवन वर्ड क्या है। क्योंकि देखो, दुनिया में जितने मैंने आपको सफिक्स अभी तक बताए हैं, सबका ऐड करके, नाउन वाला भी, एडजेक्टिव वाला भी, एडवर्ब वाला भी और वर्ब वाला भी, क्या जितने सफिक्स हैं उसमें आए, क्या दुनिया के सारे वर्ड्स वैसे ही खत्म होते हैं, वैसे ही टर्मिनेट करते हैं क्या दुनिया के सारे वर्ड्स? नहीं भाई। तो ऑब्वियसली हमारे पास कुछ अलग वर्ड्स भी होंगे। उन वर्ड्स में हम क्या करेंगे, एक तरीका है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल से बताना चाहूंगा। मान लो ऑनेस्ट का पता करना हो कि ऑनेस्ट क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। मुझे पता करना है कि ऑनेस्ट जो है ये वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, ठीक है। तो अब ऑनेस्ट में तो EST ऐसा कुछ आया ही नहीं भाई, ना तो MENT आया, ना FUL आया, ना NESS आया, ना तो LY आया, ना तो IZD आया, कुछ आया ही नहीं। पता करना है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है। तो क्या करेंगे, तरीका ये है, बहुत ध्यान से समझिएगा बात को। ग्रामर का लेक्चर 1 चल रहा है, यहीं से ग्रामर शुरू करेंगे, बिल्कुल स्किप नहीं करना है, यहीं से ग्रामर स्टार्ट होगी। मैं इसी तरीके से पढ़ाता हूं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि तरीका कितना इफेक्टिव है, जो नए हैं वो भी जान जाएंगे धीरे धीरे। ध्यान से समझिए, ऑनेस्ट एक वर्ड है, इसका पता करना है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है। क्या आप ऑनेस्ट के पहले या बाद में अपने मन से कोई भी इजी से इजी एग्जांपल के तौर पे क्या आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं ऑनेस्ट के पहले या बाद में? बोलो कुछ भी। जैसे मुझे समझ में आ रहा है ऑनेस्ट पर्सन, हो सकता है आपके दिमाग में आया हो ऑनेस्ट मैन, हो सकता है आपके दिमाग में आया हो कि ऑनेस्ट गर्ल आया हो, है ना, कुछ भी आपके दिमाग में आ सकता है ना। हो सकता है आपके दिमाग में ऑनेस्ट ऑर्गेनाइजेशन आया हो, कुछ भी आ सकता है। लेकिन हाँ, आप अगर इसके बाद में ऑनेस्ट गर्ल या बॉय या पर्सन या ह्यूमन या फिर ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी रख पा रहे हो, है ना, रख पा रहे हो, इतना तो आपको पता है कि एन ऑनेस्ट गर्ल बोलना बिल्कुल सही होगा। ये सही है भाई, ये एकदम सबको पता है। मैं एकदम एक्सपेक्ट ये मान के चल रहा हूं कि भाई जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं जो ग्रामर पढ़ने के इच्छुक है, जिनके मन में क्यूरियोसिटी है कि मैं ग्रामर पढ़नी है, सीखनी है, वो लोग इतना तो समझ सकते हैं कि ऑनेस्ट वर्ड अगर आपको दिया और ऐसा कोई भी वर्ड दिया जिसका आपको आइडिया नहीं है, तो उसका आपको पहले या उसके बाद में कुछ ना कुछ रख के तो बना सकते थे। बना सकते थे कि नहीं बना सकते थे? बना सकते थे, है ना। इतना सोचा, लिखना नहीं है, बस सोचना है दिमाग में। अच्छा ऑनेस्ट गर्ल, अच्छा गर्ल बाद में है और गर्ल नाउन है, इतना तो पता होगा। और अगर ये नाउन है तो इसके पहले क्या आता है? एडजेक्टिव। तो पता चल गया, श्योर है कि एडजेक्टिव, श्योर है नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है। बोलो समझ में आया कि? ये भी एक तरीका है। कोई भी एक तरीका पनेशिया नहीं है भाई, है ना भैया, कोई भी एक तरीका पनेशिया नहीं है। पनेशिया कुछ होता ही नहीं है ना। पनेशिया मतलब, पनेशिया तो एक ही चीज है भाई मेरे हिसाब से, हार्ड वर्क, है ना। हार्ड वर्क ही पनेशिया है। क्योर ऑफ ऑल डिजीजेस वो हार्ड वर्क ही है। सारी प्रॉब्लम का एक ही समाधान है कि आप हार्ड वर्क करो। पनेशिया का मतलब क्या होता है? पनेशिया का मतलब हिंदी में बोलते हैं रामबाण, एक तरह से
क्योर ऑल भी इसका सिनोनिम होता है ना, क्योर ऑल इसका सिनोनिम होता है। एक तरह से ये बोल सकते हैं कि प्रॉब्लम ऑफ एवरी सॉल्यूशन, ठीक है। तो फनेशिया वर्ड आप जानते होंगे, ठीक। तो कोई भी एक तरीका हर जगह अप्लाई नहीं होगा, है ना, कोई भी एक तरीका हर जगह अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। आपको मैं मैथ्स का एग्जांपल देता हूँ। आप कहते हो, इंग्लिश जब पढ़ता है बच्चा तो मुझसे पूछता है कि सर, अरे सर ये वाला तरीका वहां पे अप्लाई नहीं हुआ। अरे यार तुम ऐसे पढ़ते हो S1/S2 = √T2/T1, मैथ्स के एक सवाल का शॉर्ट ट्रिक, है ना। तो क्या हर सवाल पे लगेगा? नहीं, फिक्स सवाल पे लगेगा, समझ रहे, फिक्स सवाल पे लगेगा। अब इस तरीके से बहुत सारे ट्रिक है, ज्यादा ट्रिक तो उतने सवालों पे उसका जो इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है। मेरी बात समझ रहे? तो ऐसा नहीं है कि जो मैं तरीका कहीं पे जो पहला वाला तरीका था सफिक्स के हेल्प से पता कर लेना वो काम आएगा, कहीं पे ये दूसरा वाला तरीका जो बताया ये काम आएगा, और कहीं पे अब जो तीसरा वाला तरीका बताऊंगा वो काम आएगा, समझ रहे हैं, है ना। तो कहीं पे कुछ काम आएगा, कहीं पे कुछ काम आएगा। जैसे कि मैं तो हमेशा क्लास में यही एग्जांपल दिया करता था कि सपोज यू आर गोइंग टू अ वॉर, टू अ बैटल, आप एक बैटल, एक लड़ाई में लड़ने जा रहे हो, पूरी की पूरी बैटल आप तलवार से नहीं जीत सकते, आप तलवार से नहीं लड़ोगे। आपने देखा होगा पुरानी मूवीज में, है ना, या फिर आजकल भी जो मूवीज आती हैं कि एक स्काल्पेल भी लगता है ना, कि पैर में पता चला स्काल्पेल। स्काल्पेल का मतलब क्या होता है बोलो? छोटी सी छुरी को स्काल्पेल बोलते हैं। तो सिर्फ शोर्ड नहीं है उसके पास, सिर्फ बो और एरो नहीं है उसके पास, है ना, हर जगह अलग अलग चीजें काम आएंगी। एक लड़ाई है आपकी, समझ रहे हैं, एक लड़ाई है, और हर एक हथियार हर जगह काम नहीं आना। कभी तीर धनुष काम आएगा, कभी तलवार काम आएगी, कभी छोटी सी छुरी भी काम आ जाएगी। समझ रहे मेरी बात? क्लियर है कि नहीं? तो भाई कभी तरीका नंबर ए काम आएगा, कभी वे नंबर बी काम आएगा, और कभी सी भी काम आएगा। क्लियर है? अब सी क्या है मतलब, अब जैसे यहां पे एक छोटा सा चीज आपको समझाऊं, अगर मैंने यही बात ऑनेस्टी के बारे में पूछी होती, क्या आप ऑनेस्टी मैन लिख पाते? क्या आप ऑनेस्टी गर्ल सही लग रहा है? क्या ऑनेस्टी बॉय सही लग रहा है? नहीं लग रहा है भाई, नहीं लग रहा है। कहां लग रहा है? तो इसलिए ये गलत समझ जाते हैं कि भाई इसके बाद नाउन नहीं लगा पा रहे हैं, मतलब ये एडजेक्टिव तो नहीं है। इसके बाद नाउन लगा पा रहे हैं, मतलब ये एडजेक्टिव है। इसके बाद नाउन नहीं लगा पा रहे हैं, मतलब ये एडजेक्टिव नहीं है। बोलो समझ में आया कि नहीं? अब इसको आप कैसे देखते हैं? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी बोलते हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अब देखो अब क्या हुआ, ये इज क्या है? वर्ब है। अरे इतना तो पता होगा कि ये वर्ब है, और वर्ब के पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है, और सब्जेक्ट क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन। एडजेक्टिव कभी सब्जेक्ट बनेगा नहीं, उसका तरीका अलग होता है बनने का। तो ये अब पता चल गया कि वर्ब के पहले सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट नाउन होता है ना। जैसे राम इज बोल सकते हैं, वैसे ऑनेस्टी इज चल रहा है, मतलब ऑनेस्टी नाउन हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं कि नाउन? समझ आया कि नहीं कि नाउन? तो यही तरीका है, यही चीज मैं आपको समझा रहा हूं कि आप क्या करेंगे। सबसे पहले तो आप ये समझेंगे, है ना, कि सफिक्स से दिख गया तो भाई बहुत बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगर सफिक्स से नहीं पता चला तो अपने मन से उस वर्ड के आगे या पीछे, अपने मन से, या आपकी ये आपको फ्रीडम है, आप कुछ भी ऐड करके देखिए, वो सही होना चाहिए। वो एकदम आपको पूरी तरीके से पता है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी 100% सही है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी को हमने वहां से ये पता कर लिया कि ऑनेस्टी क्या होगा नाउन। छोटा सा एग्जांपल था आपके एग्जाम में, तो वर्ड के साथ खेलना भी नहीं होता है, वर्ड के अगल बगल तो कुछ करना भी नहीं होता, पूरा का पूरा सेंटेंस होता है, तो पोजीशन तो वहां खुद ब खुद दिख जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? नेक्स्ट क्या तरीका हमारा तीसरा, विद द हेल्प ऑफ फॉर्म्स। with the help of forms क्लियर? फॉर एग्जाम्पल आपको बोला गया हेल्दियर, है ना, हेल्दियर वर्ड है आपके सामने, आपने कहा भाई क्या है, आपसे पूछा गया बताओ पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है ना, क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, बताओ भाई, सोचो क्या है हेल्दियर पार्ट्स ऑफ स्पीच में। बिल्कुल एक फ्रेश क्वेश्चन आपके लिए, हेल्दियर पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, कैसे पता करेंगे? इतना तो समझ में आ रहा है ना कि हेल्थी होता है और हेल्दियर होता है, और जाहिर सी बात है हेल्थीएस्ट भी होगा कि नहीं होता होगा? बोलो, होता है ना यार। ये जो 3 फॉर्म है ना, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, ये 3 फॉर्म बनाना या तो एडजेक्टिव के लिए पॉसिबल है, या फिर किसके लिए? एडवर्ब के लिए पॉसिबल है। इस तरीके से 3 डिग्री बन जाना ये नाउन के लिए पॉसिबल है ही नहीं, ये नाउन का बनता ही नहीं है।
ये वर्ब का बनता ही नहीं है ना। जैसे आपको मैं एक वर्ड दूं, मैंने बोला कोई भी, जैसे कॉन्सेप्चुअलाइज्ड, कॉन्सेप्चुअलाइज्ड, क्या लिखा लास्ट में, ईडी, ईडी को हटाया तो आईजेडई, आईजेडई भी बता दिया वर्ब है, चलो ठीक है, नहीं ध्यान आया कोई बात नहीं, ईडी लगाया लास्ट में। अब मुझे बताओ कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिसके लास्ट में ईडी लगाते हैं, या जिसके बाद हम आईएनजी लगाते हैं, या जिसमें हम एस ऐड कर सकते हैं, है ना, एस ऐड कर सकते हैं, चलो ठीक है, नाउन में भी प्लूरल बनाने के लिए करते हैं, उसकी बात नहीं करते हैं, फिलहाल इसकी बात करते हैं। अगर किसी वर्ड के लास्ट में ईडी लगाए और ऐसा लग रहा है कि ईडी को छोड़ के भी वो वर्ड होता होगा, जैसे कॉन्सेप्चुअलाइज भी होता है और कॉन्सेप्चुअलाइज्ड बना है, अबेट है तो अबेटेड होगा, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि ये एक वर्ब होगा यार, क्योंकि ऐसे ईडी लगाने का और आईएनजी लगाने का किसी नाउन में है ही नहीं ऑप्शन, किसी एडजेक्टिव में है नहीं ऑप्शन। कहां पुअर का पुअर्ड हो जा रहा है बताइए, पुअर है ना एडजेक्टिव, अभी देखा था, तो कहां पुअर का पुअर्ड होता है या पुअरिंग होता है क्या, नहीं होता है भाई, गलत है, ये सब नहीं होता है। क्यों, कैसे हो जाएगा, जब एडजेक्टिव है तो ईडी आईएनजी नहीं बनेगा। आपको पता है वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं टेंस के अकॉर्डिंग। आपको पता है कि एडजेक्टिव या एडवर्ब का 3 डिग्री होता है, तो जिस भी वर्ड की 3 डिग्री बनी मतलब वो एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब होगा। एडवर्ब, फिलहाल तो एडजेक्टिव ही याद रखो तो बहुत है, एडजेक्टिव ही याद रखो तो बहुत है, समझ रहे मेरी बात, मतलब जिस वर्ड की 3 डिग्री बनी इसका मतलब वो क्या है, एडजेक्टिव या एडवर्ब है। और जिस वर्ड का इस तरह से 5 फॉर्म बना, ईडी लग के सेकंड फॉर्म बन जा रहा है ना, आईएनजी लग के उसका आईएनजी फॉर्म बन जा रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जा रहा है, तो इस तरीके से अगर बन रहा है इसका मतलब उसको क्या बोलेंगे, बोलो, इसका मतलब कि वो हमारा वर्ब है, ये भी एक तरीका है, तो विद द हेल्प ऑफ फॉर्म, ठीक है। अगर आपको एक वर्ड मैंने दिया और आपको पता है कि इसमें एस लग के भी आपने सुना है ना, आपको पता है कि इसमें एस लग के भी मैंने सुना है सर, इस वर्ड में एस लग सकता है ना, इस वर्ड में, जैसे अब किसी सेंटेंस में क्या आया कि मान लो टीचिंग्स लिखा हुआ है, मान लो क्या लिखा हुआ है, टीचिंग्स, हो सकता है टीचिंग्स, कोई गलत नहीं है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है ना, टीचिंग्स भी हो सकता है। सबसे पहले तो टीच में टीचिंग लगा, आपको पता है टीच वर्ब है तो टीचिंग तक तो वर्ब चल रहा था, अब टीचिंग में एस लग गया, इसका मतलब टीचिंग 100% एक नाउन की तरह फॉलो कर रहा है, एक नाउन की तरह उस सेंटेंस में एक्ट कर रहा होगा, एक नाउन की तरह। अब इसका मतलब क्या होता है, टीचिंग का मतलब जैसे शिक्षा होता है, शिक्षा होता है कि मतलब टीचिंग्स ऑफ महात्मा बुद्धा या समथिंग लाइक दैट, ऐसा बोल सकते हैं, क्लियर है कि नहीं, तो ऐसा भी बोल सकते हैं, मतलब अगर किसी वर्ड में एस ई एस लग के उसका प्लूरल बन रहा है, एस ई एस हटाने से उसका सिंगुलर बन रहा है, इसका मतलब वो नाउन है, क्योंकि सिंगुलर प्लूरल और वर्ब का मतलब कि एडजेक्टिव का होता ही नहीं है, और वर्ब का सिंगुलर प्लूरल होता है तो उसका एकदम अपोजिट तरीका होता है, समझ रहे हैं, नाउन का एकदम अपोजिट तरीका होता है। मेरे ख्याल से मैं आपको समझा पा रहा हूं, देखो ये सब चीजें वेग हैं, थोड़ी सी वेग हैं, वेग का मतलब बताया था ना, थोड़ा सा अस्पष्ट है, क्योंकि ये चीजें मैंने खुद से समझी है कि आपको इस तरीके से समझना चाहिए, ये किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है, किसी भी किताब में नहीं लिखा हुआ, आपको 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 किसी किताब में इस तरीके से देखने को नहीं मिल सकता कि ऐसे पहचाने, इनफैक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच करके कोई टॉपिक नहीं होगा किसी बुक में, बट इट इज इंपॉर्टेंट इन माई ऑल दिस इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, है ना, जो भी मेरा अनुभव रहा है इतने सालों का पढ़ाने का, जो मैंने समझा है ग्रामर को, मैंने ऐसे समझा है, मैं आपको ऐसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मेरी बात समझ रहे हैं, 3 तरीका है, एक तो तरीका है कि अगर किसी वर्ड में ई आर ई एस टी लगे हुए देखना, तो भाई 99.99% ये कहना जरूरी है बार बार, क्योंकि ग्रामर इज फुल ऑफ एक्सेप्शंस, तो आपको समझ जाना है कि ये क्या है, ये हमारा एडजेक्टिव है। अगर अगर किसी वर्ड के 3 फॉर्म हो रहे हैं मतलब एडजेक्टिव है, अगर किसी वर्ड के 5 फॉर्म हो रहे हैं, ईडी लग रहा है, आईएनजी लग रहा है, मतलब वर्ब है, अगर किसी वर्ड में एस ई एस लग के प्लूरल बन रहा है तो मतलब कि वो क्या है, बोलो, वो नाउन है, ऐसा ही होता है, क्योंकि सिर्फ नाउन में ही एस ई एस लगा के प्लूरल बनाते हैं, है ना, वर्ब में एस ई एस लगा के उसका सिंगुलर बनाते हैं, दैट इज डिफरेंट, क्लियर है भाई। इस तरीके से सबसे पहले हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच को जब पहचान लेंगे तो उसके बाद हम ग्रामर शुरू करेंगे, क्लियर है। अब देखिए इसके बाद जो मैं ग्रामर स्टार्ट करने वाला हूं, मैं आपको थोड़ा सा झलक दे दूं, थोड़ा आपका माइंड मेकअप रहे, क्लियर रहे कि नेक्स्ट लेक्चर में सर क्या पढ़ाने वाले हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट हमारा टॉपिक है,
बिल्कुल कॉपी पेन लेके बैठा करिए, हर चीज को नोट किया करिए, है ना। आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, इसका कितना बेनिफिट है सोचो, है ना। क्लास में तो एक बार मिटा दिया तो मिटा दिया, यहाँ तो आप रिवाइंड कर करके देख सकते हो, पॉज कर सकते हो, स्पीड अप कर सकते हो, स्लो कर सकते हो वीडियो को, है ना। सब कुछ आपके हाथ में है, आपको जैसी आपको सुविधा लगे वैसा करो। मेरा जो एक स्पॉन्टेनियस वे है वो थोड़ा फास्ट है, बट मैं समझता हूँ कि आप लोग उस चीजों को रिवाइंड करके भी देख सकते हो। द वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम इन ग्रामर सेक्शन इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को पहचानना है, एक सेंटेंस है, उस सेंटेंस में सब्जेक्ट को पहचानना है। क्यों जरूरी है? क्योंकि भाई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब होता है, या फिर कह लो वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट होता है, दोनों ही बातें इंटर रिलेटेड है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब होता है, वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट होता है। क्लियर है? सब्जेक्ट और वर्ब का आपस में कनेक्शन है, बाकी सब चीजें अलग हैं। सब्जेक्ट होगा सेंटेंस का, वर्ब होगा, वो आपस में जुड़ा है। वो क्या हुआ है? आपस में जुड़ा है। मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं बोलिए, है ना। वो आपस में जुड़ा है। अभी कल या परसों के क्विज में एक क्वेश्चन मैंने पूछा था, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन ही है। मैं बताता हूँ क्या मतलब है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। द लेटेस्ट मेथोडोलॉजी ऑफ रिक्रूटिंग एम्प्लॉइज in almost all the private companies are very time consuming। एरर का क्वेश्चन है, एरर बताना है आपको, है ना। इस सेंटेंस में आपको क्या क्या पता करना है? एरर पता करना है। ठीक है भाई, ये आपका सेंटेंस है, इस सेंटेंस में आपको एरर पता करना है। क्लियर? क्या प्रोसेस होगा, क्या प्रोसेस होगा, कैसे करते हो आप लोग तो बहुत ही मतलब बहुत ही अजीब तरीके से करते हो। आप सेंटेंस को 3 बार 4 बार पढ़ते हो और आपके दिल में जो आता है आप टिक कर देते हो। वो तो कोई तरीका नहीं है भाई, सबसे पहली बात, है ना। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो लोग ऐसा बोलते हैं कि पढ़ो ना यार फीलिंग आ जाएगी, पढ़ो यार फीलिंग आ जाएगी। अरे फीलिंग उनको आती है जिनको पढ़ने की इतनी आदत हो चुकी है पहले से कि उनको फीलिंग आएगी, है ना। अगर आप उस लेवल तक चीजों को पढ़ लेंगे ना तो आपको फीलिंग आने लगेगी। लेकिन वो फीलिंग एसएससी के एग्जाम वाले सारी फीलिंग की ऐसी तैसी कर देंगे, मैं आपको सच बता रहा हूँ। क्योंकि जब एसएससी को जो क्वेश्चन होते हैं, स्पेशली एसएससी जो ग्रामर का क्वेश्चन बनाती है, वो सब फीलिंग जो है वो बेकार हो जाता है, फीलिंग बेकार हो जाता है। कुछ ऐसे रूल्स हैं कि जिस सेंटेंस को पढ़ने में आपको सही फीलिंग आएगी वो सेंटेंस गलत होगा, और जिस सेंटेंस को पढ़ने में आपको लगेगा कि नहीं ये तो बिल्कुल गलत फीलिंग आ रही है, यहाँ पे गलत होगा, भाई वो सही होगा। सर बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, बहुत सारे सेंटेंसेस आगे चल के आपको पता चलेगा। तो भाई एग्जैक्टली फीलिंग से नहीं देखना है, ग्रामर पढ़ना है तो ग्रामर पढ़ना है। अब ये सेंटेंस आया, इस सेंटेंस में ध्यान दीजिए, कंफ्यूजन बता रहा हूं बहुत सारे बच्चों के मन में होगा। सब्जेक्ट और वर्ब को एनालाइज करना शुरू किया बच्चे ने, ये आ रहा है। देखो अगर इसका पूरा मतलब समझ में आ जाए ना, अगर इस सेंटेंस का पूरा मीनिंग समझ में आ जाए 100%, तब तो गलती हो ही नहीं सकती। बात तो तब है जब पूरी मीनिंग समझ में ही नहीं आई और उसके बावजूद भी एरर हमें फाइंड आउट कर लेना है। समझ रहे मेरी बात? उसके बावजूद एरर फाइंड आउट कर लेना है, क्योंकि दुनिया के जितने भी सेंटेंसेज है उसमें एक ऐसा वर्ड आ सकता है जिसका मीनिंग आपको नहीं पता, अरे मुझे भी नहीं पता होता, बट फिर भी उस सेंटेंस में एरर निकालने का ऑप्शन मैं नहीं जाने दूंगा, वो एरर जरूर निकल जाएगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ध्यान दीजिएगा, ये आर इस सेंटेंस का वर्ब है। अब सेंटेंस का सब्जेक्ट ढूंढना है, क्योंकि आपको पता है आर जो वर्ब है, और ये देखो याद कर लो तो सब्जेक्ट वर्ब ये दोनों है, क्या बोलो, एक दूसरे के अकॉर्डिंग ही होंगे, एक दूसरे के सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब, वर्ब के हिसाब से सब्जेक्ट। रट लीजिए, इसका तो कोई एक्सेप्शन नहीं है। सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब, वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट। क्लियर है? अब ये वर्ब है, अब सब्जेक्ट ढूंढना है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, द प्राइवेट कंपनीज प्लूरल है, ठीक। कंपनीज के अकॉर्डिंग आर गलत है क्या? नहीं, कंपनीज के अकॉर्डिंग तो आर ही होना चाहिए, इस थोड़ी ना होगा। बोलो भाई, कंपनीज के अकॉर्डिंग आर सही है। और थोड़ा पहले बढ़ते हैं, एम्प्लॉइज प्लूरल, बहुत सही। इसके हिसाब से सही है, इसके हिसाब से भी सही है, इसके हिसाब से भी सही है, लेकिन फिर भी ये आर गलत है, आर की जगह पे इज होगा। क्यों? क्योंकि ना तो ये सब्जेक्ट है भाई, इस रूल का कोई वो नहीं है, इस रूल का एक्सेप्शन नहीं मिलेगा आपको, है ना। ये अगर सब्जेक्ट होता तो ये आर सही होना चाहिए था, अगर ये सब्जेक्ट होता कंपनीज तो भी ये सही होना चाहिए था। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि इस सेंटेंस में आर गलत है, इज होगा, इसका सीधा मतलब ये हुआ कि ना तो ये सब्जेक्ट है और ना ही ये सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट क्या है? क्या है फिर सब्जेक्ट?
तो भाई सब्जेक्ट में आपको बताऊं, सब्जेक्ट है मेथोडोलॉजी, या फिर इस पूरे फ्रेज को बोलो या अकेला एक वर्ड मेथोडोलॉजी को बोलो, ये इसका सब्जेक्ट है। और मेथोडोलॉजी सिंगुलर है, मेथोडोलॉजी सिंगुलर है, इसलिए इस सिंगुलर के अकॉर्डिंग यहाँ का जो वर्ब होगा वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो सब्जेक्ट और वर्ब, अगर ये सेंटेंस यहां से लेकर और यहां तक नहीं लिखा होता, सीधा क्या लिखा होता, द लेटेस्ट मेथोडोलॉजी आर वेरी टाइम कंज्यूमिंग, तो मुझे नहीं लगता है कि आप में से किसी को दिक्कत होगी कि आप इसका आंसर नहीं बता पाते। अब सीधा बोलते द लेटेस्ट मेथोडोलॉजी आर, नहीं भाई इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग, सीधा। लेकिन क्या किया गया, आपको कंफ्यूज करने के लिए, और जनरली यही होता है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच का डिस्टेंस बढ़ा दिया गया, बीच में कुछ एक्स्ट्रा पार्ट भर के, और आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो गई। अब आपको समझना है कि भाई क्या होगा, मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं, बोलो क्लियर है कि नहीं। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कंफ्यूजन क्रिएट की गई है ना, डेलिबरेटली, बीच में कुछ एक्स्ट्रा पार्ट को भर के, है ना। तो सब्जेक्ट पहचानना है, तो थंब रूल जिसको बोलते हैं, मतलब कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल इन ग्रामर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, बिल्कुल मतलब क्या कहूं, एकदम समझ लीजिए खुदा का नूर ही है ना, ये समझ लीजिए कि बिल्कुल खुदा का नूर है, ये बात नहीं है, समझ लीजिए क्या है, इतनी जरूरी बात है कि इसको ऐसा याद करिए, ऐसा याद करिए इसको, कि जब नींद में भी हो ना, कोई उठा के एकदम झकझोर के पूछे नींद में, बताओ क्या रूल बताया था सब्जेक्ट वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, तो तुरंत बता दो, इस सर ने बताया था कि सेंटेंस के बिल्कुल चलेगा भाई, हिंदी इंग्लिश का तो कोई चक्कर ही नहीं है, आराम से रहिए, है ना। सेंटेंस के फर्स्ट प्रीपोजिशन मतलब पहला प्रीपोजिशन, सेंटेंस के फर्स्ट प्रीपोजिशन के जस्ट पहले वाला वर्ड सब्जेक्ट होगा। अब ये लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है, अब मतलब इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपको पता है मैं बार बार क्यों कह रहा हूं इसको याद करने के लिए, 2 बार 4 बार कॉपी पे लिखने के लिए, रटने के लिए क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं हर क्लास में इसी रूल पे एक एरर आपसे गलत करवाऊंगा, हर क्लास में आपसे इसी रूल पे एक एरर मैं आपसे गलत करवाऊंगा, और फिर मैं आपको याद दिलाऊंगा, देखो वो बताया था। आप चाहो तो मेरे इस बात को नोट डाउन कर लो, आई बेट आप बार बार भूलेंगे, बहुत बार भूलेंगे, मैं चाहता नहीं हूं कि तुम भूलो, लेकिन भूलेगा आदमी, है ना। इतने दिनों से जो वो इकट्ठा किया है ना आपने, क्या कहेंगे उसको, अधूरा ज्ञान, वो उसका जो असर है ना, इतनी जल्दी जाएगा नहीं, वो बहुत दिन तक घूम घूम के वापस आएगा, आपसे गलती करवाएगा। लेकिन भाई याद कर लो, बिल्कुल रट लो, सेंटेंस का पहला प्रीपोजिशन याद करिए, अभी के अभी रट लीजिए, सेंटेंस का फर्स्ट प्रीपोजिशन, और फर्स्ट प्रीपोजिशन के जस्ट पहले वाला वर्ड वही सब्जेक्ट है। अब प्रीपोजिशन, थोड़ा बहुत प्रीपोजिशन चैप्टर नहीं पढ़ना पड़ेगा भाई प्रीपोजिशन को पहचानने के लिए, थोड़ा बहुत प्रीपोजिशन तो पता ही होगा, ऑफ, इनटू, इन, बाय, फॉर, पता है कि नहीं, है सब थोड़ा बहुत तो पता ही, इतने से काम चल जाएगा आपका अभी, है ना। सेंटेंस का पहला प्रीपोजिशन, कितने प्रीपोजिशन है सेंटेंस में, तो मुझे दिख रहे हैं, एक ऑफ है, ध्यान देना भाई, है ना, थोड़ा कलर भी चेंज कर लेते हैं, चलिए आराम से समझ में आएंगी, ये ध्यान दीजिएगा, ये ऑफ प्रीपोजिशन, इन प्रीपोजिशन दिख रहा है, 2 है, लेकिन 2 में से इसको अगर देख लिया तो फिर गलती हो जाएगी, इसके पहले तो एम्प्लॉय प्लुरल था, नहीं, पहला फर्स्ट प्रीपोजिशन क्या है, और ऑफ के जस्ट पहले क्या है, यही सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या है, वर्ब कितनी भी दूर हो वही वर्ब होगा। समझ में आया कि नहीं, बोलो। अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब क्या होगा, भाई आपको लग रहा होगा क्या बात बता रहे हैं, अगर आप में से किसी को ऐसा लग रहा है ना, तो बेटा अपना दिमाग मत लगाओ, बस सही बता रहा हूँ, अपना दिमाग तभी लगाओ, बस जितना बताऊं उतना ही लगाओ, अगर सच में चाहते हो ग्रामर पढ़ना तो, वरना अभी तक तो अपना दिमाग ही लगा रहे थे, क्या फायदा हुआ, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आई एम ओमनिसेंट आई नो एवरीथिंग, नहीं भाई नहीं, लेकिन हाँ, अगर मैं एसएससी सीरियल टियर 2 में 190 ला सकता हूँ तो आप भी ला सकते हैं, है ना। क्लास 10th में मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहूंगा, मैं अपने लाइफ से, क्लास 10th में मेरे क्लास में 21 या 22 बच्चे होते थे, 21 या 22 थे शायद, 22 थे, है ना, 22 स्टूडेंट्स थे, 22 स्टूडेंट्स वर देयर, 11 बॉयज 11 गर्ल्स, बड़ा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था, वो बड़ा सही था, सो 11 बॉयज एंड 11 गर्ल्स। और
क्लास 10th की बात बता रहा हूँ, हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था मैं, हिंदी मीडियम का ही स्कूल था। मैथ्स और फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये थोड़ा इंग्लिश की बुक्स, मतलब साइड बुक्स जो होती है वो मैं पढ़ा करता था। और फ्लड के फेवर और अगेंस्ट में बोलने को हमारे प्रिंसिपल सर आए और उन्होंने हमें ये चीज मुझे याद है अभी भी, फ्लड के फेवर और अगेंस्ट पे बोलने को कहा गया है ना क्लास में। और फ्लड के अगेंस्ट में बॉयज थे, मतलब बॉयज को कहा गया कि फ्लड के अगेंस्ट में बोलो, और गर्ल्स को कहा गया कि फ्लड के फेवर में बोलो। ठीक है, ये गर्ल्स को कहा गया। हम लड़कों की इंग्लिश इतनी अच्छी थी, और ये कंडीशन की इंग्लिश में बोलना है, और हम लड़कों की इंग्लिश इतनी अच्छी थी कि हम एक भी पॉइंट नहीं बोल पाए, और गर्ल्स ने फ्लड के फेवर में भी 3 या 4 पॉइंट्स बोल दिए। मतलब कि यार, आई वॉज लाइक दैट, इफ आई कैन लर्न द इंग्लिश ग्रामर, इफ आई कैन स्पीक एटलीस्ट एज मच एज आई नीड, है ना, जितना मुझे जरूरत है उतना बोल सकता हूँ। एटलीस्ट आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन रीड, आई कैन कॉम्प्रीहेंड, आई कैन टीच यू, है ना। आई हैव स्कोर्ड 95% मार्क इन सीरियल टियर 2। तो भाई आप भी कर सकते हैं, सीधा सा मेरा मतलब यही है, अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं, है ना। आई वाज गुड इन मैथ्स, आई वाज गुड इन साइंस, बट आई वाज रियली वेरी पुअर इन इंग्लिश। आई वाज वेरी पुअर। हाउ डिड आई लर्न? हाउ डिड आई लर्न? जैसे मैंने सीखा, मैं आपको बिल्कुल वही तरीके बता सकता हूँ, वही तरीके मैं आपको बता रहा हूँ। ज्यादा से ज्यादा पढ़ना, ज्यादा से ज्यादा आप इंग्लिश पढ़ने की कोशिश करिए। बाकी ग्रामर की चिंता यहाँ छोड़ दो भाई, पूरा का पूरा ग्रामर कंप्लीट होगा, इतने तरीके से कंप्लीट होगा, इतने अच्छे से आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे, है ना। बस लेक्चर को स्किप नहीं करना है, बात को स्किप नहीं करना है, बोरिंग लग रहा है आगे बढ़ा दो, है ना, फास्ट फॉरवर्ड करो। नहीं भाई, शांति से थोड़ा धैर्य रखो, धैर्य रखो, आराम से पढ़ो। किस बुक से करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब चीजें आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए यही रूल है ना, ये आपका रूल है। कल का आपका क्विज इसी पे होगा, कल टेलीग्राम ग्रुप पे जो क्विज होगा सिर्फ इसी रूल पे होगा। इस सेंटेंस के फर्स्ट प्रीपोजिशन के जस्ट पहले वाला वर्ड क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब होता है। बस यही रूल। कल के आपके 10 या 15 सवाल जो भी, मैं वोकैब कुछ ऐड करने की कोशिश जरूर करूंगा, है ना, मैं वोकैब भी कुछ ऐड करूंगा आपके लिए, ठीक है। तो गाइस, यहां से ग्रामर की शुरुआत हो चुकी है, एक बहुत अच्छी शुरुआत है ना। और टाइम लगेगा भाई, बिल्कुल टाइम लगेगा। आई एम नॉट गोइंग टू अवॉइड इवन अ टाइनी कॉन्सेप्ट, छोटा सा कॉन्सेप्ट भी मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, बिल्कुल भी चिंता मत करिए, बिल्कुल मेरे साथ बने रहिए। पूरी की पूरी ग्रामर आपको अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा जितनी जरूरी, लेकिन हाँ उस तरीके से नहीं जिस तरीके से किताबों में है ना, जिस तरीके से किताबों में कि उसका डेफिनेशन एंड देन उसका सारा का सारा टाइप बताओ, और इस तरीके से मैं पढ़ाता ही भाई, मुझे खुद ही पता नहीं एडजेक्टिव कितने टाइप के होते हैं, मैं तुम्हें क्या बताऊंगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? मुझे खुद ही पता नहीं एडजेक्टिव कितने टाइप के होते हैं, तो मैं आपको क्या बताऊं, ठीक है। लेकिन एडजेक्टिव कितने टाइप के होते हैं ये जानना जरूरी भी नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो इसलिए ना तो मुझे पता है और ना ही मैं आपको बता पाऊंगा, लेकिन मैं जो आपको बताऊंगा ना कि एडजेक्टिव में ये रूल इंपॉर्टेंट है, इस तरह का सेंटेंस पूछा जाएगा, यहाँ पे ऐसे एरर निकाल के बाहर कर दोगे, बस ये जरूरी है। क्लियर है गाइस? तो ओके, आज के लिए इतना ही, है ना। कल का मैंने आपको बता दिया। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, t.me/aspirantsabroad, इस पे आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों की एक क्वेरी थी कि सर ये ओपन नहीं होता है, तो मैंने आपके लिए लिख दिया है t.me/aspirantsabroad, आप सर्च कर सकते हैं, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर है ना। और आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जितने लोग जिनके अंदर डर है, आपको लगता है आपके फ्रेंड्स आपके कजन्स हैं, तो इनको कहो कि सब डर निकालने का समय आ चुका है। समझ आया भाई, है ना। स्टे होम, स्टे हैप्पी, लेट्स स्टडी द ग्रामर फुली एंड कंप्लीटली, है ना, एंड जस्ट असेंड इन योर लाइफ यार, जस्ट असेंड इन योर लाइफ, है ना। जो मैंने अपने चैनल का टैगलाइन लिखा है, बहुत ही मतलब डेलिबरेटली या बहुत विलफुली मैंने काम किया था, असेंड एज एविएटर्स बनना है आपको, असेंड करना है अपनी लाइफ में, है ना। आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। विवेकानंद यूज्ड टू से दैट एक्सपेंशन इज लाइफ, एंड एक्सपेंशन इज लाइफ एंड कॉन्ट्रैक्शन इज डेथ, ठीक है। सो लाइफ और डेथ इज ऑल अबाउट इट, एक्सपेंशन इज लाइफ। आप अपनी लाइफ में हर दिन आगे बढ़ो, है ना। आप जिस क्लास में हो, आप 9th क्लास में हो, आपकी रैंक 12th आती है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, बस
लाइट भी चली गई है गाइस, तो आई होप, चलो ठीक है, ये एग्जांपल, ये चीज़ मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल लाइट चली गई है, फिर भी सही समय पे गई, हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया था। सो स्टे होम, स्टे हैप्पी, है ना, एंड स्टे सेफ, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर टुमारोज क्विज। थैंक यू वेरी मच गाइस।